वेलकम टू चैनल बच्चों। तो सी फैक्ट का 92 सॉल्व कर रहे थे। हमने क्वेश्चन नंबर 44 तक सॉल्व कर लिया है। अब देखिए क्वेश्चन नंबर लास्ट जो सॉल्व किया था वो था 40। तो उसके बाद हम आज सॉल्व करने वाले क्वेश्चन नंबर 45। तो शुरू करते हैं। तो क्वेश्चन कीजिए। 5 friend px pq xyz purchase some notebooks. The relevant information are below. Z purchased 8 notebooks more than X. P and Q together purchased 20 notebooks. तो 20 notebooks. Q purchased 5 notebooks less than P did. तो मैं इसे सॉल्व करके हम दोनों क्वेश्चन को ऐड कर देंगे यहाँ पर। तो मैं ये मिल जाएगा P इज इक्वल टू यहाँ से 13 आ जाएगा। अगर P 13 हम यहाँ पुट करेंगे तो मैं यहाँ से Q की वैल्यू 8 मिल जाएगी। राइट, 13 प्लस समथिंग इज इक्वल टू 21। 13 8 ऐड करेंगे तब 21 आएगा। फिर देखो Z में क्या लिखा होगा है, Z से X and Y together purchase 28 notebook। ठीक, और P purchase 5 notebook more than X did। तो P purchase 5 notebooks, P है वो purchase 5 notebooks more than X। P की वैल्यू क्या है 13, तो X की वैल्यू क्या होगी 8। अगर X की वैल्यू 8 है तो Y की वैल्यू क्या होगी 20। X की वैल्यू अगर 8 है, फर्स्ट स्टेटमेंट नंबर 1 देखो, Z purchase 8 notebooks more than X did। तो Z ने क्या कहा X से ज़्यादा 8 हुई दी है, तो ये क्या हो जाएगा 16 नोटबुक्स। कौन रह गया। इफ ईच नोटबुक की कीमत 40 रुपीज, तो सभी नोटबुक्स की कीमत कितनी होगी। तो कितनी नोटबुक टोटल नोटबुक कितनी है 13 प्लस 8 प्लस 16 प्लस 8 प्लस 20 65। 16 16 32 32 20 52 52 13 65। तो प्राइस क्या हो जाएगा 65 इंटू 40। एक की कीमत क्या है 40।
ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। हमारा स्टार्टेड फ्रॉम 2:30 आवर्स, ठीक है, एंड ड्रोव टू विलेज, ठीक है। तो हमें फिर इतने बजे वो when the electron indicated 15:50, अच्छा, ठीक है। After staying 25 minutes, he drove back to different route of length 1.25 times the first route at a rate twice as fast, reaching the home। अच्छा, ठीक है, ठीक है। देखो, 2 बार स्पीड की बात की है तो हम स्पीड को मान लेते हैं x, और होम से विलेज की डिस्टेंस इसको मान लेते हैं y, ठीक। तो टोटल टाइम टेकन जो है वो क्या है, टोटल टाइम क्या है, स्टार्ट किया उसने 2:30 बजे, 1:30 बजे, 2:30 बजे, पहुंचा है वो 6 बजे, मतलब 16 उसका फाइनल अराइवल टाइम है। और ये क्या है, फाइनल अराइवल, डिपार्चर क्या था उसका, 14:30, 3.5 आवर्स। 3.5 नहीं, 1.5 आवर्स, 3/2 आवर्स। फिर उसने ये भी कहा है कि उसने 25 मिनट रेस्ट भी किया था, तो टोटल जर्नी टाइम क्या है, 3/2 में से ये 8 गए, 25 मिनट थे, तो 25/60 माइनस करेंगे हम लोग, यही हो गया। इसको देखो, एलसीएम लेने का क्या तरीका होता है, इसका डिनोमिनेटर सेम करना है तुमको, ये 2 है, ये 12 है, मल्टीप्लाई बाय 6 यहाँ कर दो, मल्टीप्लाई बाय 6 यहाँ कर दो, ऊपर नीचे तो हो जाएगा 18/12, यहाँ भी नीचे 12 कॉमन हो गया, -5, 13/12 आवर्स जर्नी टाइम है ये, ठीक। अब आप क्वेश्चन ध्यान दो, क्वेश्चन ने क्या कहा था, इस क्वेश्चन में कहा था, ये हम सिंपल कॉन्सेप्ट क्वेश्चन कर रहे हैं। इसने कहा था जब पहली बार गया तो नॉर्मल स्पीड से गया, पहली बार गया मतलब हाई डिस्टेंस ने कवर की, नॉर्मल स्पीड x से कवर की। उसके बाद अगले स्टेप उसने कहा था he drove back by a different route, लेंथ 1.25 ज़्यादा है, तो 1.25 टाइम्स y, और जो रेट है, स्पीड है, एंड रेट ट्वाइस एज फास्ट, मतलब स्पीड डबल कर दी, तभी तो आधे टाइम पहुंच गए। तो टाइम कितना लगा उसमें, टाइम लगा उसमें टोटल 13/12 आवर्स, ठीक। 10 मिनट आया, 0 बढ़ाया, एलसीएम लेके सॉल्व करो, तो भाई तुम्हारा क्या बन जाएगा, 20y प्लस 125y/20x। कैसे भाई, हमने वापस 20 यहाँ मल्टीप्लाई किया, 20 यहाँ मल्टीप्लाई किया, डिनोमिनेटर सेम हो गया, इज इक्वल टू 13/12। तो तुम्हारा 125y 125y/20x इज इक्वल टू 13/12। देखो, 5 4 था 20, 5 25 25, 4 1 था 4, 4 3 था 12, तो y/x क्या आ जाएगा, 13/12।
75। ना ना कुछ गलती हुई। क्या गलती हुई? 5 दूनी 10 25। क्या गलती हुई है? ये 1.25 था ना, तो 200 हुआ होगा। यहाँ पे 10 और बचना चाहिए। उसके बाद यहाँ पे 130 होना चाहिए। एक बार दोबारा करते हैं इसको। यहाँ पर तुम्हारा ये 200 है, ये भी 200 है। 200 अप्लाई करेंगे इसको, हम यहाँ अप्लाई करेंगे तो यहाँ पे 200 आएगा और यहाँ पे 200 आएगा। ये रहेगा तुम्हारा 325 y अपॉन 200 x इज इक्वल टू 13/12। 13 एकम 13, 13 दूनी 26, 13 पंजे 65। 25, 8 दा 200, 4 2 दा 8, 4 3 दा 12 y अपॉन x इज इक्वल टू 2 अपॉन 3 आवर्स। मतलब y अपॉन x कितना हुआ है, इंटू 60 करोगे मिनट्स में करने के लिए, तो 40 मिनट्स। मतलब उसको सीधा मतलब क्या हुआ इसका, y अपॉन x कैसे, देखो अपॉन x था जब पहली बार वो घर से पहुंचा था, y डिस्टेंस x टाइम पे स्पीड से कितनी देर में पहुंचा था। घर से निकला था वो 2:30 बजे, लगा उसको 40 मिनट, तो घर कब पहुंचा, विलेज कब पहुंचा वो, 2:30 बजे से टाइम जोड़ दो उसमें, तो कितना हो जाएगा 3:10। टाइम घड़ी दिखा क्या रही थी, 3:15 दिखा रही थी उस समय घड़ी उसकी, तो बेलचड़ी क्या थी, 5 मिनट आगे थी। चलो, a person want to distribute some pens among 6 students. Suppose A gets twice the number of pens received by B. अच्छा ठीक है, कुछ भी कहीं से शुरू कर सकते हैं क्वेश्चन को। ए को मान लो कि एक्स पेन मिले, अगर ए को एक्स पेन मिले तो बी को कितने मिले, देखो क्या लिखा होगा, सपोज ए गेट ट्वाइस द नंबर ऑफ पेंस बाय बी, मतलब ए को बी के ट्वाइस मिले थे, तो बी को मतलब आधे मिले होंगे। सी को कितने मिले होंगे, 3 टाइम दैट ऑफ सी, मतलब ए गेट्स 3 टाइम ऑफ सी, मतलब सी को मिले होंगे एक्स का 1/3। सिमिलरली 4 टाइम्स ऑफ डी, तो एक्स अपॉन 4। ए की बात करें हम ना, तो एक्स अपॉन 5 ई में, तो क्या कहा है, ए गेट्स 5 टाइम्स दैट ऑफ ई एंड 6 टाइम्स दैट ऑफ एफ। तो ए को 6 टाइम मिले तो एफ को ए के 6 डिवाइड करके मिल जाएंगे। व्हाट इज द मिनिमम नंबर ऑफ पेन एक्स शुड बाय सो दैट नंबर ऑफ पेन्स ईच वन गेट्स इज एन इवन नंबर। अब क्या करें, कुछ नहीं करेंगे, जब का एलसीएम ले लो। किसका लो एलसीएम, 2 3 4 5 6, क्यों एलसीएम लेंगे, ताकि ये सब अगर टोटल मान लो हम ये देख लें कि एक्स को कितने पेन मिलेंगे ना, तो अगर हम एक्स का एलसीएम लेने वाला अपॉन सबका 2 का 3 का, मतलब इससे तो डिवाइड होना ही होना उसको, है ना। इसका एलसीएम क्या आएगा, डायरेक्टली देख लो, इन दोनों का एलसीएम क्या आएगा 4, इनका एलसीएम क्या आएगा 3 इंटू 2, 5 और 20, और यहाँ से 3 60, या ऐसे करके चाहो दे सकते हो तुम, तो करोगे जब पहली बार में, देखो
इधर 2 से गया, जल्दी कर दी मैंने, और फिर ये 5 3 द 6 द 10 6 द 60। ठीक, अब मतलब या तो 60 पेन तो मिनिमम होनी चाहिए पहली बात तो 60, उसके बाद या तो 120 होंगे, वरना वरना 240 होंगे। यही नंबर्स हैं जिनको ये सब डिवाइड कर सकते हैं, इनके बीच में ऐसा कोई नंबर नहीं आता। या फिर एक मिनट, एक नंबर रहेगा 180, 60 120 180 280 300 एंड सो ऑन। अब उन्होंने बोला कि सबको नंबर जो मिलने चाहिए वो क्या होने चाहिए, वो इवन होने चाहिए। अब इवन होने के लिए देखो, एग्जाम्पल के लिए यही देख लो बस। कौन सा देखें, 60 वाले केस में देखना है आपको, तो केस में बिल्कुल नहीं हो रहा। देखो 60 इसको मिल जाए ठीक है, यहाँ 60 मिले तो भी 30 में मिलेंगे, इसको 20 मिलेंगे, इसको मिले तो यहाँ 15 मिलेंगे, मतलब 60 पे नहीं हो सकते। 120 लेंगे तो इसको 120 मिलेंगे, इसको 60 मिलेंगे, इसको 3 से किया तो 40 मिलेंगे, इसको 4 से किया 30 मिलेंगे, इसको 24 मिलेंगे और इसको 20 मिलेंगे। ठीक है, सबको इवन नंबर मिल रहा है, मतलब मिनिमम पेन क्या होना चाहिए, ए को मिलना चाहिए 120, बाकी सबको ऐड कर दो। बस यहाँ ऑप्शन तो देखो, सब में लास्ट में क्या आ रहा है 4, एक ही ऑप्शन में लास्ट में 4 आ रहा है। ये भाई देखो, ऐड करने की जरूरत ही नहीं है, 0 0 0 0 लास्ट में 4 एक है, तो बस 4 आंसर हो जाएगा इसमें, 294 ऐड करो तब यही है। नेक्स्ट क्वेश्चन, who is sitting to the immediate left of A? Who is sitting to the immediate left of A? Statement 1, B is sitting, एक बात कर रहे हैं हम लोग एक सर्कुलर टेबल की जिसमें इक्विडिस्टेंट पे 6 लोग बैठे हुए हैं। वैसे स्टेटमेंट कहता है बी इज सिटिंग अपोजिट टू सी, ये बिठा दो, एंड डी इज सिटिंग अपोजिट टू ई। ठीक है, बी इज सिटिंग अपोजिट टू सी, तो डी इज सिटिंग अपोजिट टू ई। ये हो सकता है डी यहाँ बैठा हो, ई यहाँ बैठा हो, या फिर ई यहाँ बैठा हो, डी यहाँ बैठा हो। इस वाले केस में हो सकता है डी यहाँ बैठा हो, ई यहाँ बैठा हो, या ई यहाँ बैठा हो, डी यहाँ बैठा हो। अच्छा, फिर क्या है, F is sitting on the immediate left of B. F is sitting on the immediate left। देखो इसने बोला था कि फेसिंग द सेंटर टेबल बैठे हैं लोग, अगर टेबल सेंटर को फेस कर रहे हैं तो ये इसका राइट हैंड है। देखो तुम अगर बैठो राइट हैंड तुम्हारा इधर ही जाएगा ना गले मिलने के लिए, ये तुम्हारा क्या है, ये सबका लेफ्ट हैंड है। तो क्या बोला उसने, F is sitting on the immediate left of B। इमीडिएट लेफ्ट, ये लेफ्ट है ना, कौन बैठा है यहाँ पे, F बैठा है। लेकिन इस केस में देखो यहाँ पॉसिबल है F को बिठाना, तो ये केस गलत हो जाएगा, ये पॉसिबल ही नहीं है, यहाँ F बैठा होगा। यहाँ अगर F बैठा है तो बचा कौन, बचा हमारा कौन, A। A यहाँ बैठा होगा। क्वेश्चन नहीं आता था, क्वेश्चन क्या था, हु इज सिटिंग ऑन द इमीडिएट लेफ्ट ऑफ A। अब देखो A का लेफ्ट क्या है, A का लेफ्ट ये नहीं है, A का लेफ्ट ये नहीं है, A का लेफ्ट देखो ये सर्कल घूमेगा ना ऐसे ऐसे, लेफ्ट वाला, तो A का लेफ्ट ये है, हमें श्योर ही नहीं कौन बैठा है यहाँ पे। फिर दोनों डेटा से हमको ये मालूम नहीं पड़ता है कि कौन बैठा है, तो कथन एक और दो दोनों उत्तर देने के लिए पर्याप्त नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज द एज ऑफ मनीषा, मनीषा की एज बतानी है। फिर सब एक इमेज में, मनीषा इज 25 ईयर्स यंगर देन हर मदर। ठीक है, मनीषा की जो एज है वो अपनी
मदर से 25 years कम है. 5 years later the age of Manisha 5 years later the age of Manisha and her mother क्या हुआ 5 years later age of Manisha और mother will be in ratio 3:5. तो 5 साल बाद मतलब जो प्रेजेंट एज मनीषा की है उसमें 5 जोड़ दो तो मदर की एज में तब रेशियो 3:5 होगा. ठीक. अच्छा अब देखो यहाँ हमने क्या कहा था यहाँ मदर की एज क्या होगी यहाँ से देखो मदर की एज होगी यहाँ से m+24 तो m+5 अपॉन m+24 + 5 इक्वल टू 3/5 ने यहाँ से वैल्यू पुट कर दी इस जगह से यहाँ तो m+5 अपॉन m+29 इज इक्वल टू 3/5 ये यहाँ गया यहाँ गया 5m+25 is equal to 5m sorry 3m plus 29 is 87. तो इधर भेज दो इसको 2m इधर आया ना ये और ये इधर गया तो 2m is equal to 62 m is equal to 31. मनीषा गेज क्या है 31 यही क्वेश्चन पूछ रहा था दोनों सेंटेंस में हमको आंसर मिला है तो 3/3 क्या है both statement 1 and 2 are sufficient to answer the question. Next question. Which lecture is in the third period? और क्या दिया है 1 घंटे का एक लेक्चर होता है 8 बजे स्टार्ट होता है 2 बजे के बीच में किए गए 8 से 9 पहला लेक्चर 9 से 10 10 से 11 11 से 12 12 से 1 और 1 से 2 ये कितने लेक्चर है 6 A B C D E F हमें बताना है थर्ड लेक्चर के बारे में इसकी बात करनी है हमको क्या है गिवन देखो हमको गिवन है हमको lecture F is preceded by A and followed by C. Lecture F is preceded by A. एक मिनट वो तो गलत कर दिया ये तो आइडिया था हमारा lecture F जो है is preceded by A and followed by C. There is no lecture after B मतलब B लास्ट लेक्चर है अब बताओ भैया इसे कहाँ पुटअप कर दो मुझे लगता है A F C यहाँ आ रहा हो या फिर A F C यहाँ आ रहा हो या यहाँ आ रहा हो कुछ भी हो सकता है तो हमें पता ही नहीं थर्ड में C आ रहा है F आ रहा है A आ रहा है तो भैया फिर क्या हो जाएगा जो दोनों कथन दिए हैं दोनों का जो दोनों चीज़ें पर्याप्त नहीं है उत्तर देने के लिए. नेक्स्ट क्वेश्चन consider the statement a 4-digit value of x 4-digit least value of x is 1332. A 4-digit least value of x is 1332. A 3-digit greatest value of x is 888. अच्छा क्या बताना है फिर कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट है ABC represent a distinct non-zero digit suppose x is the sum of all digits 3 digits numbers found by ABC. अच्छा देखो x is the sum of all possible 3 digit numbers और यहाँ पे लीस्ट वैल्यू की बात कर रहा है तो लीस्ट वैल्यू के लेने के लिए हम लीस्ट नंबर्स लेंगे 1 2 और 3 क्योंकि उसने कहा रिपीटिशन नॉट अलाउड ठीक विदाउट रिपीटिशन 3 digit नंबर तो इससे बनने वाले नंबर कौन कौन से 1 2 3
उसके बाद 1 3 2, 2 1 3 2 3 1, फिर 3 1 2 3 2 1। ये नंबर्स बनेंगे इससे, इनको ऐड करके देखो। 3 2 6, 6 4 10, 10 3 13, 3 2 5, 5 3 8, 1 9, 9 1 10 2 12, कैरी किया 1, 6 7 10 11, 10 2 6 5 6 7 10 3 13, कैरी 3 2 5 2 7 3 10 3 13। हाँ भैया सब चार तो आ रहा है। करेक्ट, ये करेक्ट है। सेकंड वाले का द 3 डिजिट ग्रेटेस्ट वैल्यू ऑफ x इज 888, तो भैया ऐसे ही मालूम पड़ गया है। अगर जो जो वो आया है तो ये तो हमारा सम आया है लीस्ट वैल्यू का, ग्रेटेस्ट को तो ऑब्वियसली ज़्यादा ही जाएगा ना। सबसे पहला ही नंबर जो होगा वही 987 होगा, फिर अगला नंबर 897 होगा, ऐसे करके तो इन्हीं का ज़्यादा हो जाएगा। तो पॉसिबल ही नहीं है, ओनली वन इज करेक्ट। अब एक न्यूमेरिक क्लॉक की बात कर रहे हैं हम लोग। 3 डिजिट पिन है, द पिन कंटेन डिजिट्स 1 to 7, there is no repetition of digits, the digit in the pin from left to right 1 to 7, ठीक है। there is no digit the left right are in decreasing order, left to right मतलब 1 2 3, ये यहाँ पे डिक्रीजिंग ऑर्डर में सबसे बड़ा नंबर यहाँ पे मतलब। चलो एक बार फिर एनी टू डिजिट्स इन द पिन डिफर बाय एटलीस्ट 2, मतलब किसी में एटलीस्ट 2 का डिफरेंस तो है ही। चलो बना लेते हैं हम लोग। 7, तो नेक्स्ट नंबर क्या होगा, 5 होगा, नेक्स्ट नंबर 3 होगा, या फिर 7 5 होगा तो नेक्स्ट नंबर क्या होगा, 2 होगा। मिनिमम टू बोला है ना, तो यहाँ पे डिफरेंस 2 का, यहाँ 2 का, यहाँ 2 का, यहाँ 3 का, 7 5 और 1, 2 का, यहाँ 4 डिफरेंस हो गया। फिर 7 4, 3 डिफरेंस कर दिया यहाँ पे, यहाँ वाले में 2, 2 का डिफरेंस, फिर 7 4 1, यहाँ भी 3 डिफरेंस, यहाँ भी 3 का डिफरेंस हो सकता है। या लास्ट केस में क्या कर सकते हैं, 7 3 4 का डिफरेंस और यहाँ 2 डिफरेंस 1। इसके 7 से बनेंगे, 6 से देखो, 6 से 4, 4 से 2, या फिर 6 से 4, 4 से 1, या फिर 6 से 3, 3 का डिफरेंस, यहाँ 2 का डिफरेंस 1, और काफी पॉसिबल स्क्वायर नहीं है। 5 के साथ 3 1, ये अपनी पॉसिबल है। 3 3 6 3 9 1 10, टोटल 10 केस बनेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, देयर आर 8 इक्विडिस्टेंट पॉइंट्स ऑन सर्कल, किसी वृत्त पर एक समान दूरी वाले 8 पॉइंट है भैया, ठीक है। इन बिंदुओं को शीर्ष और व्यास को एक भुजा लेकर कितने सेंटीमीटर की दूर खींचा जा सकता है। 8 पॉइंट है, 1 2 3 4 5 6 7 8, 8 पॉइंट है। एवरी ट्रायंगल हमें बताना है जो बनेगा इक्विलेटरल, और साथ में क्या बोला है इन्होंने, these points are vertices and take diameters from the circle। अच्छा, अब कोई भी हम वर्टिस लेंगे, जैसे इसको ज्वाइन किया तब भी डायमीटर है, इसको ज्वाइन किया तब भी डायमीटर है, इसको ज्वाइन किया तब भी डायमीटर है। तो अगर हम नाम करते हैं पॉइंट्स का, ए बी सी डी ई एफ जी एच, देखो ए एच
अब ये एक थ्योरी होती है, अगर हम डायमीटर के ऊपर कोई भी ट्रायंगल बनाते हैं, वो सब क्या होते हैं, मतलब राइट एंगल ही होते हैं। अब यहाँ से एक बना, दो बने, तीन बने, फिर यहाँ से ऐसे वाला एंगल, चार बना, पांच बना, फिर ये क्या हुआ, ये छह बना। ठीक, तो ये सिर्फ ए और ई से बने। इसी तरह से छः एच और डी से बनेंगे, सी और डी से छः बनेंगे, तो फिर इससे छः बनेंगे, छः 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 छः, कितने बने, 24 ये ट्रायंगल की प्रॉपर्टी होती है कि डायमीटर में बनाया गया कोई भी ट्रायंगल राइट एंगल होगा हमेशा। एंगल सबटेंडेड बाय द डायमीटर ऑफ अ सर्कल इज ऑलवेज राइट एंगल। 24 पुरुष और 12 महिलाएं काम को 30 दिन में कर सकते हैं। 12 पुरुष और 24 महिलाएं उस काम को कितने दिन में पूरा करेंगे। 30 का क्वेश्चन देखो, 24 मेन, 12 वुमेन 30 दिन में कर रहे हैं। अगर ये क्वेश्चन हमसे 12 मेन और 6 वुमेन का पूछता तो हम बता देते। ये क्वेश्चन हमसे 48 मेन या 24 वुमेन का पूछता तो हम बता देते, मतलब इसके मल्टीपल में पूछता बता देते, इसके अलावा कुछ भी पूछता है वो तो हम बताने के लिए असमर्थ हैं, क्योंकि हमारे पास आंकड़े पर्याप्त नहीं, हम इंडिविजुअल काम करने की ताकत एफिशिएंसी नहीं जानते किसी की भी। ठीक है, तो इसमें क्या आएगा आंसर, कोई निष्कर्ष निकाल सकते हैं। What is the remainder when this is divided by 1261? 1261 के फैक्टर निकाल लो। जो मुझे देख के दिख रहा है यहाँ पे 12 डिवाइड होता है हमारा 13 से, 13 9 117, बचा यहाँ से 9 1 13 7 91। ये बहुत ही कॉमनली पूछने वाला है, मुझे याद है कि 30 डिवाइड होता है, तो 13 और 97 ये दो फैक्टर्स हैं इसके। हम डायरेक्टली इनसे ही रिमाइंडर निकाल लेते हैं इनका। ठीक, 13 से निकालो डायरेक्टली, 97 से तो ये 97 कट जाएगा पूरा पूरा, इसी से डिवाइड करना है ना हमको। 97 तो पूरा पूरा कट गया, मेन क्या है, मेन है वो 13, 13 से रिमाइंडर क्या आएगा, 7 आएगा। यही तरीका होता है, 13 को पकड़ो उससे सबको डिवाइड कर दो, जो रिमाइंडर है नोट कर लो, 13 7 13 91। जब 13 डिवाइड किया तुमने तो यहाँ 91 के पास बचा 7, 13 7 91। अरे कुछ काम ही नहीं, देखो 13 7 91, 13 से 91 कट गया पूरा पूरा, 97 से 97 कट गया पूरा पूरा, मतलब रिमाइंडर ही नहीं आएगा, बेमतलब। एक रेक्टेंगुलर शीट है 20/8, it is possible to cut the sheet exactly into 4 square sheet। बिल्कुल, 20 into 8 है ना, तो 4 into 4, 4 into 4, बचा हुआ क्या है, यहाँ से 4 हट गया, यहाँ से 4 हट गया, यहाँ से 4, यहाँ से 4 था ही था, तो बचा कितना है यहाँ पे 8। हाँ, हाँ ऐसे भी कर सकते हो, यहाँ 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 से 8 क्यों, 12 बचा ना यहाँ पे, 16 सॉरी, तो यहाँ से भी कर सकते हो 16 into 4, 16 into 4, लेकिन वो क्या होगा, वो स्क्वायर नहीं होगा, वो स्क्वायर नहीं होगा, तो कैसे काट सकते हैं। हम्म,
अच्छा एक चीज़ और भी कर सकते हैं, एक मिनट, हम अगले वाले को ऐसा ना काट करके, हमारे पास 12 बचा है यहाँ पर, यहाँ पे 8 बचा हुआ है ना, लेकिन बच जाएगा। सॉरी सॉरी 16 था ये तो 16 में हम बना सकते हैं बिल्कुल 8/8, 8/8, 1 2 3 4 स्क्वायर बने, ये दोनों आपस में इक्वल, दोनों आपस में इक्वल, तो पहला तो पॉसिबल है। इतने बड़ा कैसे बिल्कुल सेम स्क्वायर होनी चाहिए चारों। इट इज पॉसिबल टू कट द शीट इनटू ट्रायंगुलर शीट्स ऑफ इक्वल एरिया। देखो 160 टोटल एरिया है इसका, और हमें याद रखना 8 ट्रायंगल्स, तो बना सकते हैं हम लोग। क्या इक्वलेटरल बोला है इसने, 10 टाइप का, आप बना सकते हैं, 10 से डिवाइड कर दो, एक ट्रायंगल का एरिया 16 आएगा, ठीक है, बन सकता है, दोनों सही है। वन 70% of a number x is added to another number y, the sum becomes 165% of the value of y. When 70% of x is added to y, it becomes 165% y. ठीक है, अब इसको देखो, 70x प्लस 100 y इज इक्वल टू 165y। क्या किया, करंट आया, 100 बढ़ाया, एलसीएम लिया, यहाँ भी 100 बढ़ाया, 100 काट दिया है, तो 70x इज इक्वल टू इधर भेजा 65y, 5 से काट दो, 14x इज इक्वल टू 13y, x अपॉन y इज इक्वल टू 13/14, ये पहला। फिर when 60% of number x, 60% x is added to z, the sum become 165% of z। सेम तरह से करेंगे, तो ये हो जाएगा 60x प्लस 100 z इज इक्वल टू 165z, 60x इज इक्वल टू 65z, x अपॉन z इज इक्वल टू 65/60, 13/12। ठीक, ध्यान देखो, x की वैल्यू यहाँ से क्या है 13, y की वैल्यू यहाँ से क्या है 14, क्योंकि x की वैल्यू भी इसमें सेम है, इसलिए हम z की वैल्यू को 12 मान सकते हैं। बेसिकली है तो रेशियो ही, लेकिन मान सकते हैं। अगर मान लेते हैं यहाँ 13 की वैल्यू कुछ और होती, जैसे यहाँ पे 13 की वैल्यू होती, सपोज कर लेते हैं 26/25, तो उस केस में हमें इसको 20 बनाना पड़ता, तो इसमें क्या लिखते हैं 26/28 लिख देते हैं, मल्टीप्लाई बाय 2 कर देते हैं। ठीक, हमें तब सेम करना पड़ता कॉमन रेशियो। अब देखो क्या है यहाँ पर, z सबसे छोटा है, उससे बड़ा क्या है x, उससे बड़ा क्या है y, सबसे बड़ा कौन है y, तो कौन सही है, सबसे बड़ा y, फिर x फिर z। बहुत अच्छा क्वेश्चन है। टोटल वोट मान लेते हैं 100% है, सॉरी, ये लास्ट क्वेश्चन आज का होगा। टोटल वेट मान कुछ मानते हैं 100 क्वेश्चन थे, उसने बोला कि 80% लोगों ने मतदान किया, 20 लोगों ने किया ही नहीं, 20% लोगों ने। फिर उसने बोला नोटा में कोई वोट नहीं गया, कोई वोट खराब नहीं हुआ, अवैध मत नहीं हुआ, मतदान में पड़े कुल वोटों 80% के कुल वोट में के 56%, मतदान में पड़े कुल मतों का 56%, तो 80 इंटू 56/100, ये x को मिला, और 80 बचा हुआ कितना परसेंट, भाई देखो 60, 80,
24%। बचे हुए का 44%। बचे हुए का 44% वाई को मिला। दोनों डिफरेंस कितने का था? इसको 56% मिला, इसको 44 मिला, डिफरेंस आया 12% का। 12% किस पे? 80 पे। 80 का ना, इसकी वैल्यू क्या हुई? 1440। अब इसको समझ लीजिए, यहाँ पे एक्स लगी, तो इससे कन्फर्म कन्वीन कभी नहीं होगी। 12 से 12, 120, 0 से 0, x इज इक्वल टू 12 इंटू 10/8, 120/8, 15 वैल्यू x की आई। टोटल वोट कितने हो गए? 100 इंटू 15, 15,000। एक हजार से बड़ी वाला लघुत्तम संख्या कौन सी है? जैसे 6, 9, 12, 15, 18 में किसी एक से रखे डेसिमल 3 बचेगा। ऐसे क्वेश्चंस करने के लिए सिर्फ और सिर्फ एक तरीका होता है, हजार से बड़ी। ठीक, सबसे पहले हजार को ही तुम इनके इससे क्या कर सकते हैं? एक और रास्ता भी है, बहुत सिंपल है। इस नंबर को देखो, रिमाइंडर 3 चाहिए ना, 6 से डिवाइड करो उसको जरा, या वो भी मत देखो। अगर इन सबसे हम 3 माइनस कर दें तो वो, भाई देखो क्या कहा है, रिमाइंडर सब में 3 बचेगा, तो अगर हम इनसे 3 माइनस कर दें तो 1060 ये सबसे डिवाइड होना चाहिए। देखो इसमें 9 भी तो आ रहा है, 9 क्या कहता है? सम देखो 617, भाई नहीं होगा ये। इससे माइनस करो 3 तो क्या आएगा? 1070। सम कितना आ रहा है? 8। 9 क्या कहता है कि सम कितना होना चाहिए? डिविजल बाय 9 होना चाहिए, ये भी नहीं होगा। इस वाले केस में 3 माइनस करोगे तो आएगा 1080। ये सम आ रहा है 9, ये 3 से हो सकता, 9 से हो सकता है, 3 से हो सकता है, 5 से हो सकता है, 12 से हो सकता है, 15 15 से हो सकता है। ठीक, अब एक बार इसको देख लो, माइनस करो 3, 1180, 8 1 9 10, सम 10। ये तो ये भी नहीं हो सकता, जब 9 डिवाइड ही नहीं होगा तो क्या होता होगा? तो यही हो जाएगा। सॉल्व करने के बस का रास्ता है। अगर भाई ट्रिक, भाई तुम्हें कॉन्सेप्ट करना हो तो उसका एक ही रास्ता है। ठीक, इनका पहले एलसीएम निकालो सबका, उसके बाद उन्हें मल्टीप्लाई करो, 1000 के ऊपर जाओ, और जो तुम्हारा आंसर 1000 में पहुंचेगा, तुम्हारा 1018 का एलसीएम पहुंचेगा, उसमें 3 ऐड कर दो, सब में रिमाइंडर 3 आ रहा है ना, इसलिए हो जाएगा। ठीक है, अच्छा एक क्वेश्चन लास्ट और कर लेते हैं, या रहने देते? चलो ठीक है, रहने देते हैं। इसके बाद जब नेक्स्ट क्लास में मिलेंगे तो बचे हुए शायद मेरे ख्याल से 8 या 9 क्वेश्चन और रह गए, वो हम लोग करेंगे। ठीक है, तो थैंक यू तब तक के लिए। थैंक यू। पढ़ाई करते रहिए, विदाउट एनर्जी आप कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। बाय बाय।